नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ आशुतोष राय और मैं आज फिर से 5 क्वेश्चन सीरीज में आपको फिजिक्स का क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस सीरीज में फिजिक्स के पिछली बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो ये फिजिक्स का 5 क्वेश्चन सीरीज है, इसमें आपके क्वेश्चंस का जो लेवल था, मैंने पूछा था कि कमेंट में आप करके बताइएगा कैसा था। आपको बहुत अच्छा लगा, बोला कि सर आपने लेवल बहुत अच्छा इस बार का बढ़ाया था। वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम ला रहे हैं। ये क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपके एग्जाम में आने के इसके चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है और डायरेक्टली पूछ दिए जाए आपके एग्जाम में, या ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा सा डाटा डाटा वगैरह चेंज कर दे या थोड़ा सा इससे रिलेटेड पूछते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल होने जा रहा है, ये सीरीज होने जा रहा है। हम कोशिश करेंगे रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस देने की। ठीक है, तो ये हमारा कोशिश रहेगा कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहे इस चीज़ों पे, ताकि आपको ऐसा न लगे कि आपको ये सीरीज छूट रहा है, ऐसा बिल्कुल भी ना लगे। पर उससे पहले मैं एक चीज़ जो आपसे चाहूँगा वो चाहूँगा कि आप ये 5 क्वेश्चन देखने के बाद आपका कितना सही हो रहा है, ये चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। उससे ही मुझे पता लगता है कि कितने बच्चे सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं। आपका अगर 5 में से पाँचों सही हो रहा है तो आप 5 करके, 3 सही हो रहा है तो 3 करिए 5 में से। आपका 4.5 सही हो रहा है, 4.5 कैसे सर? 4.5 मतलब आपका थोड़ा सा कंसेप्ट आपको आ रहा था, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, आप थोड़ा बहुत करके अंतिम में फंस जा रहे थे, मतलब आधा सही कर ले। हालांकि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा उसमें, क्या बोलते हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में, बट आप सही जा रहे हैं। थोड़ा सा आप ऐसे ही अगर धैर्य रखेंगे और थोड़ा सा मेहनत फोकस करके करेंगे तो आप सही जा रहे हैं। 4.5 का मतलब ये। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, इसमें निराश बिल्कुल नहीं होना कि सर हमारा एक ही सही हुआ 5 में से, अब क्या मैं करूँ? क्या पढ़ाई छोड़ दूँ या सर एग्ज़ाम नहीं दूँ मैं? एग्ज़ाम के लिए जो अनिश्चितताएँ बनी हुई है, कब एग्ज़ाम होगा क्या नहीं होगा, उस पर बिल्कुल परेशान आपको होना ही नहीं। आपको अपने फोकस करना है, अपना सिलेबस जल्दी जल्दी हमको खबर कर लेना है। 1 से 5 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अगली बार जो होगा उसमें हम 2 लाए सही करेंगे, अगली बार 3 करेंगे, अगली बार उससे भी बेहतर करेंगे, 4 करेंगे। ऐसे बेहतर से बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे यही। तो आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक करने के बाद आप इसको शेयर करिए दोस्तों के साथ, जो भी आपके एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ भी आपके दोस्त हैं उन तक शेयर करिए और उनसे कंपटीशन करिए कि आप भी कमेंट करिए आपका कितना सही हो रहा है और उनको कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है। और आप बताएंगे ज़रूर कि क्वेश्चंस का लेवल इस बार कैसा था, मैंने पढ़ाया तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, मेरे पढ़ाने का टेक्निक अच्छा लगा कि नहीं लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं। ये सब आप कमेंट जब तक नहीं करेंगे अगली वीडियो नहीं आएगी। कि आपको मैं बता दे रहा हूँ अभी का अभी, फिर आप बाद में मैसेज मत करिएगा कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट चाहिए। मुझे जितना अप्रिसिएशन मिलेगा मैं उतना अच्छा काम करूँगा। ठीक है दोस्तों, और एक बात और, आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते तो जिनके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा ही, तो आप हमसे इंस्टा पे शुरुआत में जो दिया था, इंस्टा और एफबी पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टा एफबी पे आप हमारे टच में रहेंगे। आप हमारी भी लाइफ स्टाइल जान पाएंगे कि बीएचयू में कैसे लोग रहते हैं। चलिए आइए आज का हमारा जो पहला सवाल है उसी पे चालू करते हैं। पहला सवाल जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एसएचएम से लिया गया सवाल कि अ पार्टिकल इज, कुछ बच्चे कह रहे थे सर राइटिंग आपकी समझ में नहीं आती है। हाँ भाई ठीक है, मैं कैलीग्राफी नहीं जानता हूँ, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं, मैं मानता हूँ, लिटरेचर का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ। बस लेकिन यही मैं कहना चाहूँगा आपको कि मैं जब बोलता हूँ तो उसको सुनिए ध्यान से। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको राइटिंग थोड़ी बहुत, जैसे मान लीजिए आप मैक्सिमम समझ में नहीं आ रहा है लिखा है, तो इसमें बोलता भी तो हूँ मैं बोलूँ तो थोड़ा सा ध्यान लगा के सुना करिए। ठीक है, मैं राइटिंग अच्छी करने की कोशिश करूँगा दिन प्रतिदिन। देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो लिया गया है एसएचएम से। अ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग ए एसएचएम, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा, मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी। इसमें क्या पूछ रहा है आपका? अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, क्या है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। और क्या दिया हुआ है आपका? आपका दिया हुआ है बीटा। बीटा क्या है आपका? मैक्सिमम वेलोसिटी। बहुत आसान सवाल है, पहले वीडियो को पॉज करेंगे फिर करेंगे आप। फिर आप दिया क्या है, गिवन इतना कुछ है, निकालना क्या है? निकालना क्या है? निकालना क्या है? निकालना आपको टाइम है, टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड। तो गिवन ये है और निकालना ये है, इनके बीच का रिलेशन, एक रास्ता ढूंढिए, यही रास्ता जो होगा ये आपको उस ऑप्शन तक, उस सही ऑप्शन तक जो 4 यहाँ दिया है इसमें से एक पे पहुंचाएगा। और ये रास्ता आपका फॉर्मूले से होके गुजरता है, ये फ्रेंड कंसेप्ट से होके गुजरता है, और आपके जो भी हमारे ट्रिक्स वगैरह होते इन सब से होके गुजरता है। इसी चीज़ को आपको यही नब्ज पकड़ना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, आपको सिंपल सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। क्या फॉर्मूला होता है आप बताइए? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप फिर भी कोशिश करिएगा लिखने का कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। अल्फा, ठीक है, मान लीजिए एक्सेलरेशन जो भी है, ये सॉरी अल्फा नहीं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। फिर आप जानते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होता है, आप बताइए। जैसे एक एसएचएम करता है बॉडी, पहले बॉडी के एसएचएम को समझिए, बॉडी है ठीक, तो यहाँ से ये इधर जाता है, ठीक, इधर जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ गया, यहाँ गया, अब ये बॉडी यहाँ पे आ गया, ठीक। अब यहाँ पे बिल्कुल आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक। तो अब वेलोसिटी देखिए, कोई पार्टिकल को पहुंचने के लिए, मोशन करने के लिए क्या चाहिए, या तो वेलोसिटी या तो एक्सेलरेशन, इन्हीं दोनों में से कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी था, वो यहाँ तक इसको पहुँचा दिया, पर यहाँ आके वेलोसिटी जीरो हो गया, रुक गया पार्टिकल। तब इसको कौन लाएगा? एक्सेलरेशन लाएगा इसको, इसको एक्सेलरेशन दोबारा यहाँ तक लाएगा। तो जैसे ही एक्सेलरेशन आएगा उसकी तरफ वेलोसिटी मिल जाएगी, गेन हो जाएगी, ये सब पढ़े होंगे कैनेमेटिक्स में। तो फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ आएंगे, और जैसे ही यहाँ पे आएंगे, कोई पार्टिकल ऐसे ही पेंडुलम मान लीजिए ऐसे चल कर रहा है, तो जैसे ही यहाँ आएंगे फिर वेलोसिटी जीरो। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ है? उसके सेंटर पे, ठीक। और एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम होगा? यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक, यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा। क्योंकि आपको देखिए जब एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है, कुछ भी मान लीजिए एक्स ही लग रहा है, अब ये एक्सेलरेशन लग रहा था, अब इधर ही लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, यहाँ तक आया, तो वेलोसिटी इसको, एक्सेलरेशन क्या करता है? कुछ नहीं करता है, जिधर पार्टिकल जा रहा है उधर उसका वेलोसिटी बढ़ाते जाता है। तो इधर इसका वेलोसिटी खूब बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, तो खूब बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, तो अब क्या होगा उसमें? उसमें यही होगा कि खूब जब इधर बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, तो एक पार्टिकल के बाद जब इसको यहाँ वेलोसिटी जीरो भी करना है, मतलब कम करना है, तो अब एक्सेलरेशन घटने लगेगा, धीरे धीरे घटने लगेगा, धीरे धीरे यहीं से घटना चालू हो जाएगा, घटते घटते यहाँ एकदम कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये थोड़ा सा एसएचएम का कंसेप्ट है, समझने की कोई बात नहीं है, अगर आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो देखिए बेसिक जो इसमें जो फॉर्मूला आपका लग रहा है समझने की जरूरत है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, ये मैक्स का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है ए ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? ओमेगा आपका इक्वल टू होता है 2 पाई/टी, ठीक। अब मैं इसी को क्या यहाँ पे दिया है? अल्फा, समझिए, ठीक है। फिर आपका वेलोसिटी जो मैक्सिमम होता है उसको क्या बोलते हैं? ए ओमेगा। इसको क्या दिया है? बीटा, ठीक। तो देखिए वेलोसिटी मैक्सिमम ए ओमेगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम ए अल्फा स्क्वायर, और ये अल्फा और बीटा दिया है। तो एक ये इक्वेशन बन गया आपके सामने, ठीक। अब देखिए आपके सामने अगर इक्वेशन बन गया, थोड़ा सा तेज तर्रार बच्चा कहेगा कि सर वन इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब अल्फा बाई बीटा कर दीजिए। तो अल्फा का इक्वल टू क्या था? ए ओमेगा स्क्वायर, और बीटा का ए ओमेगा। सर ये सब कट जाएगा, क्या बचेगा? ओमेगा, मतलब अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू ओमेगा हो गया। और चूंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई/टी, 2 पाई/टी। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/टी होता है, तो इसको इक्वेट कर देंगे, मतलब अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू 2 पाई/टी। अब तो आसान हो गया ना, टाइम पीरियड ही बस एक कांस्टेंट है, ये अल्फा दिया है गिवन, बीटा गिवन है, 2 पाई का होता ही है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 2 पाई बीटा/अल्फा। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपका? पहला पहला ही मारेंगे। समझ में आया आपको? यहाँ जो कंसेप्ट था, बेसिक चीज, वो सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आपका क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका फॉर्मूला आपको पता है क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है क्या। इसके लिए आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कमेंट करके आप बताएंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक। उसके बाद आपको ओमेगा इज इक्वल टू क्या 2 पाई/टी होता है, ये पता है क्या? बस इतना पता होता है तो बेसिक मैथ लगाते हैं, बिल्कुल बेसिक मैथ,
जिसको, तो इसमें क्या था, एकदम बेसिक फॉर्मूला था। क्या था? एकदम बेसिक फॉर्मूला था सर। और यही बेसिक फॉर्मूला जो था लगा इस सवाल में, और जो बच्चे कर ले गए उनका सिलेक्शन हो जाता है और वो बढ़िया कर जाते हैं, मतलब एग्जाम वगैरह। तो यही बेसिक चीज था इसमें, ठीक है। ये सवाल को एक बार देखेंगे, समझ में नहीं आया तो फिर से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये कहना चाहता था कि मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन था वो अल्फा था, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की मुझे वैल्यू पता थी सर। ये सब क्या बताए थे सर? ये सब माहौल बनाए थे, बस आपको थोड़ा सा सिस्टम बताने की कोशिश कर रहे थे। जो बच्चे पढ़े होंगे वो रिलेट कर पाएंगे, नहीं तो ये वाला पार्ट स्किप करिए। आपका सवाल तो यहाँ लगाया होगा, जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम था क्या था? अल्फा था। वेलोसिटी मैक्सिमम बीटा था। और सर हमको पता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी ये ओमेगा। तो हम क्या करेंगे, अल्फा बाई बीटा कर देंगे, जिससे हमें निकल के आ जाएगा ओमेगा। अब ओमेगा जो है, ओमेगा, ठीक है, इसको ओमेगा बोलते हैं, ये अल्फा ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी होता है, हमको पता है, ठीक है। अब साफ साफ इसको 2 पाई/टी होता है, और जो कि इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बाई बीटा ओमेगा के बराबर, ओमेगा इसके बराबर, तो ये भी तो इसके बराबर। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू 2 पाई/टी, और यहाँ से टी की वैल्यू निकलता है। अब यही देखिए सवाल अल्फा बीटा करके दिया है, आपके एग्जाम में जो है सवाल कैसे आएगा, इस बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके एग्जाम में ये सवाल कैसे आएगा। आपके एग्जाम में सवाल अल्फा बीटा करके नहीं आएगा। आपके एग्जाम में सवाल डायरेक्टली आएगा कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, और आपका मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो आप बताइए टाइम पीरियड कितना होगा। अब आपके एग्जाम में ऐसे अल्फा बीटा तो थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया करके देना, ये जनरलाइजेशन हो गया। तो देखिए जो तेज तरार बच्चा होगा, अगर यहाँ पे एक बार कर लिया तो उसको याद रह जाता है चीजें, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो जो तेज तरार बच्चा होगा वो क्या करेगा, देखिए कि वो कहेगा कि देखिए सर क्या बोले, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब ए मैक्स, ए मैक्स कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी मैक्स आप सर बोले 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप बोल रहे हैं सर टाइम पीरियड बताने को। सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला डायरेक्ट तो निकाले ही थे हम, क्या, 2 पाई बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, अल्फा क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो 2 पाई इंटू बीटा क्या था, ये मैक्सिमम वेलोसिटी 3, और अल्फा क्या था 5, तो 6 पाई/5 आपके आंसर में रहेगा, कर ले जाएंगे। पर आपको नहीं याद था ये, मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रह पाया, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात, बोलेंगे सर ए मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर होता है। ए क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। तो बेसिक फॉर्मूला आप एक बार जो मैं पढ़ा दूँ उसको एक बार बुक से जाके देखा करिए, तभी समझ में आएगा, ठीक है। ए ओमेगा स्क्वायर जिसकी वैल्यू कितनी दी है 5, वी मैक्स की वैल्यू कितनी दी है, ए ओमेगा, इसकी वैल्यू 3। सर ऐसे डिवाइड कर दीजिए, तो 5/3 इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर बाई ए ओमेगा, इसी को ओमेगा बोल देंगे। मतलब 5/3 इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी। मतलब 5/3 इज इक्वल टू 2 पाई/टी। अब इधर उधर करेंगे तो टी इज इक्वल टू 2 पाई/3/5। आंसर यही आया क्या, तो मतलब 6/5, सेम चीज आ गया आंसर। तो यही बेसिक जो तरीका है करने का है, आपके में क्या आएगा, ऑप्शन रख के आ जाएगा, इस तरह से सवाल आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिट, नहीं याद रखेंगे तो भी बेनिफिट, कोई घबराने वाली बात है नहीं, बिल्कुल ठीक। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हमारा फेवरेट पोर्शन, मेरा भी फेवरेट, आपका भी फेवरेट, बताइए क्या है, वेक्टर। देखिए सवाल को पढ़िए, एकदम लफ्ज को पकड़िए, और कमेंट करके आप बताइए कैसा पढ़ा रहा हूँ। जब तक आप बताएंगे नहीं, अगला वीडियो मैं लाऊंगा नहीं फिजिक्स का, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए मुझे, इस पर कमेंट चाहिए एकदम, क्योंकि तभी मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा काम करने का। देखिए इसमें दिया वेक्टर ए इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई साइन ओमेगा टी जे, बी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा t/2 sin omega t/2 are function of time, then value of t at which they are orthogonal to each other। एक चीज बोला, जैसे ऑर्थोगोनल बोला, ऑर्थोगोनल मतलब समझते हैं, ऑर्थोगोनल बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे कि आपको मैंने पढ़ाया, बेवकूफ है क्या, बिल्कुल पागल हो गए आप, भूल गए चीजों को कैसे। देखिए ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री,
दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगा तो उसको परपेंडिकुलर होगा, जब परपेंडिकुलर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल होगा। थोड़ा सा टेक्निकल एरर है तो उल्टा सीधा लिखा रहा है, आप समझिएगा, बोलता हूँ मैं उस चीज़ को। तो 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री जैसे ही वेक्टर में बोले आपको क्या याद आएगा, डॉट प्रोडक्ट। 90 डिग्री जैसे ही बोले हमको एक ही चीज़ याद आता है 90 डिग्री से, डॉट प्रोडक्ट। आपके एग्जाम में 90 डिग्री मतलब डॉट प्रोडक्ट। क्यों डॉट प्रोडक्ट क्यों आ जाता है, क्योंकि कोई वेक्टर ए और बी अगर 90 डिग्री पे है और उनका डॉट, अगर ए और बी 90 डिग्री पे है एक दूसरे से, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। और कोई चीज़ अगर जीरो हो जाती है, इक्वेट करने में आसान होता है, उससे आसानी से हम निकाल ले जाएंगे, आसानी से हम कैलकुलेट कर ले जाएंगे। ठीक है, तो समझिए। अब यहाँ पे हमको दो वेक्टर दे दिया है ए और बी, इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट निकाल के जीरो से इक्वेट कर देंगे, साफ साफ आ जाएगा। क्या इतना आसान है? नहीं, करके देखना है। ए डॉट बी करिए, क्या है ए वेक्टर, पहले लिखिए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक, ये आपका ए वेक्टर हो गया। डॉट बी वेक्टर में कॉस ओमेगा टी बाई टू आई प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये बी वेक्टर हो गया। अब देखिए, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब मैंने क्या बताया था, डॉट प्रोडक्ट अगर वेक्टर वेक्टोरियल फॉर्म में हो आई जे के, क्या करते हैं, आई का आई में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे का जे में कर देते हैं। तो आई का आई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी बाई टू, क्योंकि आई का आई में करना है ना, तो ऐसे कर देंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि ये ओमेगा टी है, ये अलग वैल्यू है, और ये ओमेगा टी बाई टू है, तो दोनों अलग वैल्यू हो गया। जैसे मान लीजिए ये 60 है तो इस ओमेगा टी बाई टू ये 3 हो गया। ये बताइए कॉस 60 कॉस 30 को एक ही में जोड़ देंगे 6, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कॉस 60 इंटू 30 लिख देंगे, या ऐसे लिखेंगे कॉस 60 इंटू कॉस 30, ये लिखेंगे। बताइए आप क्या लिखेंगे? तो आप बोलेंगे कि हाँ सर ये वाला लिखेंगे, क्योंकि ये तो नहीं लिखेंगे, ये गलत है। तो इसी चीज़ को समझिए थोड़ा। ठीक, अब आइए, तो इसको मैंने बोला कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट जैसे ही करेंगे हम, तो देखिए इसमें क्या आएगा आपका कि कॉस ओमेगा टी इंटू, उधर वाला आई, दोनों का आई आई मल्टीप्लाई होगा, कॉस ओमेगा टी बाई टू। ठीक, ये होगा प्लस, डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपको बता दूं, ये भी नहीं पता होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक, बी वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, सी आई प्लस डी जे प्लस ई के। ठीक, तो ए डॉट बी अगर निकालना हो, मान लीजिए ए डॉट बी, तो क्या बोलेंगे, एक्स डॉट, इसको कैसे निकालते हैं, देखिए आई वाला आई में मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू सी प्लस जे वाला जे में वाई इंटू डी प्लस के वाला के में जेड इंटू सी। ठीक, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है, इसी को कहते हैं, आई से निकालते हैं। ठीक है, ये आई वाला आई में, आई वाला आई में, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं, आई वाला आई में, जे वाला जे में और के वाला के में, ये चीज आई वाला आई में मल्टीप्लाई कर लिया, और जे वाला कंपोनेंट है जे में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उसको ऐड कर लेते हैं, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू, ये हो गया आपका। अब देखिए, ये थोड़ा सा आप मैथमेटिकल एनालिसिस अगर आप पढ़े होंगे, तो एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसको समझने की कोशिश करिए। एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहीं पे, कि एक ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन है। इक्वेशन क्या मतलब, वो बेसिक चीज़ ही है, याद ही होगी आपको। वैसे सारे इक्वेशन याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के।
आपके एग्जाम में डायरेक्ट एप्लीकेशन है। क्या एक फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, ठीक, प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं मैथ में, कॉस ए माइनस बी लिखते हैं, लिख सकते हैं ना। अब वही चीज देखिए, कॉस ए मान लीजिए इसको ए मान लीजिए ए, और ये कॉस बी मान लीजिए इसको बी, ओमेगा टी बाई टू को बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए ओमेगा टी ही है ए, और यहाँ बी ओमेगा टी बाई टू। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पे ए क्या है, ए है यहाँ पे ओमेगा टी, और बी की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी बाई टू। करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी बाई टू। ये आपका डॉट प्रोडक्ट आएगा, यही मेन चीज था निकालना। अगर आप ये निकाल ले गए तो सवाल कर ले जाएंगे। अब आपने निकाल लिया क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू 0 कर लिया। अब कॉस ये मान लीजिए इसको थीटा, ओमेगा टी बाई टू को थीटा मान लीजिए आप, ठीक है। तो अब बताइए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कौन सी ऐसी वैल्यू थीटा की जिसको 0 हो जाती है। तो आपको याद ही होगा 90 डिग्री होती है, क्या होती है थीटा की, 0 डिग्री थीटा की वैल्यू कॉस की क्या होती है 1, और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। 90 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई बाई टू, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई टू। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई टू। और आपको क्या पूछा था, यही टी का वैल्यू पूछा था, तो टी इज इक्वल टू पाई बाई टू ओमेगा। आपका आंसर आ गया। कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है ये वाला आंसर, समझ में आया। देखिए बेसिक चीज इसमें क्या था, पहला आपको पता होना चाहिए कोई भी चीज दिखे, रिवीजन, क्विक रिवीजन, रिवीजन एट ए ग्लांस करेंगे अभी। क्या कि अगर ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट उसका 0 होगा। ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर जहां भी ध्यान आए हमको एक ही ख्याल आना चाहिए, क्या डॉट प्रोडक्ट, एक ही ख्याल आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। इसे डॉट प्रोडक्ट उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक, डॉट प्रोडक्ट उसका 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट हमको निकालने आना चाहिए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट एक तो ए डॉट बी अगर आपका पूछ दे तो ए बी कॉस थीटा भी लिखते हैं, ठीक है, पर कब ए और बी का जब वैल्यू दिया हो तब। लेकिन यहाँ आई जे के फॉर्म में दिया है, तो इसमें क्या करते हैं आई वाला आई में, जे वाला जे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर आपका निकाल देते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये था। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो ये अगर आप नहीं कर पा याद रख पाते तो शायद ही कर पाते हैं इसको। मैथ वाले बच्चे तो फिर भी कर लेंगे, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगा, उनको याद ही करना पड़ेगा। तो कॉस ए कॉस बी, ठीक है, ए इसको मान लिए बी इसको मान लिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, और ये आपका हो गया। तो यहाँ से हमें निकल के आया कि कॉस ए माइनस बी जो होगा मतलब कॉस ओमेगा टी आ गया इसका डॉट प्रोडक्ट। अब यही डॉट प्रोडक्ट को हमने 0 से इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू, इसको ओमेगा टी को थीटा मान लिया, तो थीटा की वैल्यू 0 कब होती है ये भी पता होना चाहिए। तो टोटल अगर 4 चीज़ आपको पता होती तो आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाते। पहला ये कि आपको 90 डिग्री बोले मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और डॉट प्रोडक्ट उसका क्या होता है 0 होता है। दूसरा डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तीसरा ये फॉर्मूला, और चौथा ये आपका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री किसका होता है 90 डिग्री। इतना अगर आपको आता तो आप ये क्वेश्चन कर पाते। क्वेश्चन आपका सही हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, मेरा समझाने का अप्रोच कैसा था, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके तुरंत बताइए। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, वेव से है। इस तरह का सवाल हमेशा आता है आपके एग्जाम में और आएगा, ठीक है। तीसरा सवाल है कि एक सोर्स ऑफ साउंड एस इमिटिंग वेव ऑफ ए फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, एन ऑब्जर्वर ओ आर लोकेटेड एट ए सम डिस्टेंस। यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे ऑब्जर्वर दिया है, ठीक। द सोर्स इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 19.4, सोर्स ऐसे भाग रहा है 19.4 मीटर पर सेकेंड से, कितने 60 डिग्री पे, विद द सोर्स ऑब्जर्वर लाइन ऐसे इसी लाइन पे भाग रहा है, ठीक है। सोर्स ऐसे इधर से भाग रहा है 60 डिग्री बना है, ऑब्जर्वर शांति से है यहाँ रेस्ट में। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपको पता है ये सवाल किसका है, डॉपलर इफेक्ट का। जब भी
आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे, जब भी आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे किसका, साउंड का, कब, जब या तो ऑब्जर्वर या तो सोर्स, दोनों में से एक या दोनों मूवमेंट करते हो, तो आपका सवाल किसका हो जाता है, डॉपलर इफेक्ट का होता है। वेव चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही एक जाना माना कंसेप्ट है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट का जो एक फॉर्मूला होता है ये आपको याद होना जरूरी है, और इस फॉर्मूले का बहुत ट्रिकी है समझना। ये फॉर्मूला लिखना और समझने में दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अगर ये आप समझ लेते हैं तो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लिखना बहुत लोग जान जाते हैं। जैसे देखिए डॉपलर इफेक्ट एन डैश इज इक्वल टू एन, ठीक, ब्रैकेट में v प्लस माइनस वी ओ पायलट v प्लस माइनस वी ओ। ये आपका डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला है। पर क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, ये चीज समझिए, ठीक है। यहाँ क्या है, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इसकी है, और एन डैश जो निकलेगा यही ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकलेगा, ठीक है। एन डैश जो होगा वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकलेगा, एन डैश जो है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकलेगा, और एन जो है आपका वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकलेगा। वी जो है वो साउंड का स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड, या ओरिजिनल जो होगी लाइट, साउंड का ही स्पीड जनरली आप मानेंगे। वीओ जो है ऑब्जर्वर का स्पीड, और वीएस जो है सोर्स का स्पीड, ठीक। बस पहले टर्मिनोलॉजी समझिए क्या है। एन डैश जो है जो नया वाला फ्रीक्वेंसी आएगा जो निकालना है वो है, एन जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वी साउंड का स्पीड है क्योंकि हमेशा आपको 330 मान के चलना है, वीओ जो है ऑब्जर्वर का स्पीड कितना है, सोर्स का स्पीड कितना है, ये वीएस है। और जब भी ऑब्जर्वर या सोर्स मूव करेगा तो वो सवाल किधर जाएगा, डॉपलर इफेक्ट की तरफ बुलाएगा, डॉपलर आ जाओ मेरी तरफ, बुलाता है तो इधर जाने का है, ठीक। अब देखिए, अब बोलेंगे सर इसमें प्लस और माइनस दोनों लिखे, क्या करेंगे। तो यहाँ आपका बेसिक जो दिमाग लगाना है वो चीज लगाना है, ठीक है। कि जब भी, ठीक है, जब भी मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक, आपकी तरफ कोई चीज पो 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 बजाते हुए कोई आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको तेज सुनाई देगा कि धीरे। कॉमन सेंस की बात है, इसका कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बोलेंगे सर ऐसा बुक में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, ये समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आप फार्मूला को कर ले जाएंगे। इसके लिए फ्रीक्वेंसी वो इंटेंसिटी होती है साउंड की, और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज नहीं करेंगे, पर समझने के लिए आपके बेहतर होगा, ठीक है। तो बता रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर जो तेज सुनाई देता है वो इंटेंसिटी के कारण, फ्रीक्वेंसी नहीं, हमको पता है, पर आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप यहाँ हैं, मान लीजिए कुछ पास आ रहे तो बहुत तेज सुनाई देता है कि नहीं देता है, सुनाई देता है। दूर होते हैं, जब आप दूर होता है, गाड़ी आपकी तरफ आया जा रहा है तो आपको तेज सुनाई देता है। मतलब जब आपके और उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगता है। फ्रीक्वेंसी आप मान के चलिए उसको, ठीक है। जो आपको तेज सुनाई दे रहा है उसको आप फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट को रिलेट करेंगे, ठीक। तो वैसे ही सेम चीज देखिए, जब ऑब्जर्वर क्या होगा, इधर सोर्स की तरफ जाएगा, क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये बताइए ऊपर में प्लस करेंगे तब बढ़ेगा कि माइनस करेंगे, पर ऊपर वाला कंपोनेंट हम जब प्लस करेंगे तभी तो बढ़ेगा। मतलब जब सोर्स की तरफ भागेगा ऑब्जर्वर, यहाँ देखिए 50 तरह का सवाल बन रहा है। जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ बढ़ेगा, डिस्टेंस घट रहा है सर, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा मतलब यहाँ प्लस होगा, ठीक। सर अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है, इससे दूर भाग रहा है, इससे अगर दूर भाग रहा है तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ना मतलब फ्रीक्वेंसी आपका घटना, और जब फ्रीक्वेंसी को घटाना है तो ऊपर वाले कंपोनेंट को हमको कम रखना है, तो कम करने के लिए इसमें से कुछ माइनस कर देंगे, ये वाला स्पीड, तो माइनस वाला कंपोनेंट यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कब प्लस कब माइनस यूज करेंगे, अभी ऊपर वाला बता रहा हूँ ऑब्जर्वर के बारे में, ठीक। समझ में आया, प्लस कब करेंगे आप सीधा से याद कर लीजिए, जब सोर्स के पास आएगा, तब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब दूर जाएगा माइनस करेंगे, ठीक। पर समझिए बात को, क्यों प्लस और माइनस कर रहे हैं ये मैं समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये पास आ रहा है डी, इसका क्या हो रहा है, दूरी कम हो रहा है, दूरी कम हो रहा है मतलब उसको तेज सुनाई देगा, तेज सुनाई देगा तो उसका फ्रीक्वेंसी बहुत तेज बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी हमको ये बढ़ाना है, ये चीज अगर बढ़ाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे, ऐड करने से बढ़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका ऑब्जर्वर के बारे में, थोड़ा सा सोर्स के बारे में सोचते हैं, ठीक। सोर्स मान लीजिए ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, क्या होगा, डिस्टेंस घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी,
फ्रीक्वेंसी हमको बढ़ानी है, तो सोर्स का क्या करेंगे, स्पीड यहाँ पे जोड़ेंगे घटाएंगे। ये बहुत एकदम पेचीदा सवाल है, बहुत सोचने वाली सवाल है। सर ये डिनोमिनेटर में है, तो नीचे की वैल्यू जितना कम रहेगी टोटल वैल्यू उतने बड़े उतना ज़्यादा आएगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ है 5/8, कोई चीज़ है 5/5, कौन बड़ा है, जिसमें नीचे का वैल्यू कम रहता है, डिनोमिनेटर कम रहता है, वो वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हमको नीचे का वैल्यू कम करना है सर, और अगर कम करना है तो सिंपल सी बात है, निगेटिव करना पड़ेगा। मतलब अगर सर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा, क्या करना पड़ेगा सर, माइनस करना पड़ेगा। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उल्टा है एग्जैक्ट, ऊपर वाला जैसे कि उसको उल्टा है। ठीक, अब देखिए ठीक, अब देखिए मान लीजिए सोर्स से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी घट रहा है। और फ्रीक्वेंसी घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ हमको फ्रीक्वेंसी टोटल घटाना है। तो अगर ये वाली चीज़ हमको टोटल वैल्यू कम करना है तो नीचे वाला चीज़ को बढ़ा दो, नीचे वाला चीज़ जितना बढ़ेगा टोटल वैल्यू उतना कम आएगा। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ रहे, सोर्स जब ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो क्या करेंगे, सोर्स की वेलोसिटी ऐड करेंगे। बस ये चार कंसेप्ट था, कौन दूर जाएगा कौन पास आएगा। इसको आप पीछे करके वीडियो को एक बार दोबारा देखिए तभी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है और आपको इतना आसानी से समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, इसको मैं 2 बार 3 बार बोलूँ वीडियो में, उससे फायदा आप पीछे रिवाइंड करके इसको 2-3 बार देखिए, तब इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे करने की कोशिश करिए। तो ये आपका बेसिक सवाल यहाँ पे समझ में आ गया सर। ठीक है, कि कौन प्लस माइनस कैसे लगेगा, ये चीज़ मैं समझ गया। तो अब इसको हमको सवाल करने का थोड़ा सा चलना है। लेकिन सर आप बोले कि जब सीधे आगे पीछे जाएगा तब, लेकिन सर अगर मान लीजिए इसे जो टेढ़े जा रहा है, ठीक है, ये थोड़ा कठिन सवाल हो गया आपके लिए, आपके लेवल पे कठिन हो गया सवाल, और आप ऐसा कठिन किए रहेंगे तभी तो आसानी से कर लेंगे। तो देखिए अगर ऐसे टेढ़े बोल दे कि टेढ़े जाएगा, टेढ़े जाएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो टेढ़े के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले उसको तोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को हमको पता है तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक इधर कंपोनेंट आएगा, एक इधर कंपोनेंट आएगा और एक इधर आएगा। इधर वाला क्या है, ये परपेंडिकुलर है, जो चीज किसी के परपेंडिकुलर है उसका तो डिस्टेंस हमेशा बराबर ही रहना है मान के, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परपेंडिकुलर वाले से कोई हमको फर्क नहीं पड़ना है, ये चीज याद रखिएगा। जब भी कोई ऐसी वेलोसिटी होगी तो उसको तोड़ेंगे, एक उसके एलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर के एलोंग। तो उस मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर की जो लाइन, ऐसे जो लाइन बन रही है सोर्स और ऑब्जर्वर का, उसके एलोंग एक तोड़ेंगे, एक उसके परपेंडिकुलर के एलोंग। परपेंडिकुलर वाले से हमें कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो इस लाइन के अलावा क्या है। अब देखिए, अब इस लाइन को मैंने तोड़ा तो ये सोर्स की वेलोसिटी थी, क्या हो रही है, सोर्स की वेलोसिटी इधर जा रही है, मतलब पास आ रही है, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हमको बढ़ाना है सोर्स की वजह से। ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, ऑब्जर्वर का तो यहाँ कोई खेल ही नहीं है, मैंने बता दिया आपको, सब यूज कर सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी आसानी से यूज कर लेंगे। एन डैश इज इक्वल टू एन बाई वेलोसिटी साउंड का कितना है, 330। अब बताइए ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सर जीरो है, प्लस माइनस जीरो करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे 330। अब हमको सर ये बढ़ाना है, अगर ये हमको बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू घटानी पड़ेगी। घटाने के लिए क्या करनी पड़ेगी सर, माइनस करनी पड़ेगी। घटाने के लिए पीछे पड़े एक कंसेप्ट एक बार देखिए, फिर समझ में आएगा, फिर नहीं तो कंफ्यूज होंगे। पीछे रिवाइंड करिए वीडियो को 2 मिनट, फिर से देखिए। हमको क्या करना है सर, डिस्टेंस घट रहा है, वेलोसिटी हमको क्या करना है, डिस्टेंस घट रहा है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो जो मैंने 4 कंसेप्ट बताया लिख के उसको याद कर जाइए, कि कौन पास आएगा तो ऐड करेंगे, दूर जाएगा तो माइनस करेंगे, ये सब चीज़ें जो बताई मैंने उसको रख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे इसको, कि फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे, हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो नीचे वाले वैल्यू को घटाना पड़ेगा। अब घटाना क्या पड़ेगा, कौन सी वैल्यू, ये वाला स्पीड नहीं, सिर्फ इसके अलॉन्ग जो स्पीड है वो, तो वी एस कितना था इधर 19.4। अब इसको तोड़ेंगे तो आपको पता है कोई वेक्टर अगर तोड़ते हैं तो जिधर एंगल सटा हो उधर क्या लेते हैं, कॉस, जिधर सटा हो उधर 19.4 कॉस 60, और जिधर हटा हो उधर क्या लेते हैं, साइन 19.4 साइन 60। ये याद रख लीजिएगा, वेक्टर को अगर तोड़ना है वेक्टोरियल फॉर्म में मान के इसको तोड़ेंगे तो जिधर सटा है उधर क्या बोलेंगे कॉस, जिधर हटा है उधर क्या बोलेंगे साइन, कॉस साइन का कंपोनेंट इस तरह से करके तोड़ेंगे। तो 19.4 कॉस 19.4
cos 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका इसके अलॉन्ग वेलोसिटी हो गया। या लिख लीजिए cos 60 की वैल्यू आपको बता देता हूँ। cos 60 की वैल्यू आपका 1/2 होता है, तो 19.4 इंटू 1/2, तो इसको आप कट पिट करेंगे, 2 9 18, 2 7 14, 9.7 आएगा, शायद कुछ ऐसा ही आएगा, देख लीजिएगा, कैलकुलेशन आपके ऊपर है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 9.7। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि नीचे की वैल्यू टोटल हमको कम करनी है, क्योंकि ये वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये 9.7 जब सब कैलकुलेशन करेंगे, और वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको 100 हर्ट्ज दी है, तो एन वैल्यू 100, ऊपर में 330, नीचे में 330 माइनस 9.7। ये सब कैलकुलेशन आपकी जिम्मेवारी है, ये सब करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 103.02 हर्ट्ज करके आएगा, कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो आसपास अप्रॉक्स क्या आ रहा है, यही आंसर मारेंगे, ठीक, यही आंसर मारेंगे। समझ में आया? थोड़ा सा कठिन कंसेप्ट था, इतना आसान नहीं है समझना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके 3-4 बार देखना पड़ेगा। डॉपलर इफेक्ट मैंने 2 मिनट में बता दिया, 1 घंटे का कंसेप्ट है पूरा डॉपलर इफेक्ट। सिर्फ डॉपलर इफेक्ट पढ़ाने में 1 घंटा जाता है। तो अगर आपका रिवीजन मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से, तो थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा जल्दी चीज़ों को बताऊंगा, ताकि आप चीज़ों को जल्दी कर पाए, ठीक है। कुछ बच्चों को धीरे लगेगा, कुछ बच्चों को तेज लगेगा, पर मैं एक अस्तर बना के चल रहा हूँ ताकि हर बच्चे उसके साथ कॉप अप कर पाए। तो आपको अगर धीरे लगता है तो आप इसका स्पीड बढ़ा लीजिए, 2x 3x पे कर लीजिए, उसको देखिए। आपको अगर तेज लगता है तो स्लो तो नहीं कर पाएंगे आप, पर यही कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, An automobile moves on a road with a speed of 54 km per hour. The radius of its wheel is 0.4 मीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पर लगेगा बहुत ही आसानी से, फिर आप कहेंगे कितना आसानी से कैसे लग गया, ठीक है। एक क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है, अभी इसके बाद वो मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैंने इसलिए दिया है कि वो कंसेप्ट आप पढ़ें, ठीक। उसका आंसर मैं बता दूंगा, उसको हो सकता हो तो अगले उसमें डिस्कस करूंगा, अगले क्वेश्चन में, पर उसको करना खुद से है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए। इसमें क्या है, इसका रेडियस दिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील about its axis of rotation is 3 km per square. If the vehicle is brought to rest in 15 seconds, the magnitude of average torque transmitted by its wheel। लंबा चौड़ा क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश करते हैं। सर एक ऑटोमोबाइल है, उसका वेलोसिटी जो दिया हुआ है, मतलब वेलोसिटी गाड़ी है, उसका 54 किलोमीटर पर आवर दिया है। क्योंकि सर सब कुछ मीटर वगैरह में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे। इसके लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मीटर पर सेकेंड में चेंज होता है। और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में अगर जाना हो तो उल्टा 18/5 से। तो इसको करेंगे सर तो 15 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी आएगा, ठीक, इतना दिया। दूसरा सर एक चीज़ और दिया है, क्या, रेडियस 0.45 मीटर। तीसरा एक और चीज़ दिया है सर, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिन बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है, जो अपने बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, या जो भी बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा, रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, आपके इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी मैं इसका एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा आपके लिए, ताकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाए, कि एक क्वेश्चन आएगा, आधा क्वेश्चन वो फार्मूला बेस्ड होता है, वो आप कर ले जाएंगे। ऐसे क्योंकि रोटेशन बहुत कठिन चैप्टर है, तो पढ़ाऊंगा तो 8-10 लेक्चर लग जाता है, तो उतना ज़्यादा पढ़ाना एक क्वेश्चन के लिए, वो भी जो बहुत आसान आता हो, वो वाजिब नहीं है, आपका समय लॉस करना, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है रोटेशन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस इसको फॉर्मूले याद कर लेंगे, आपको मोटर से क्लियर कर, ठीक। तो क्या हो गया आपका, तो यहाँ सब कुछ रोटेशनल फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। तो रोटेशनल फॉर्म का अलग ही इक्वेशन चलता है, मतलब अलग फॉर्म में चलता है, अल्फा ओमेगा उधर यूज करते हैं, पहले लेके देखिए आई कितना है, 3 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर, ठीक। अब बोल रहा है कि जो व्हीकल चल रही थी इसको रेस्ट ला दिया गया, कितने सेकंड में, 15 सेकंड में, टाइम दिया है 15 सेकंड में। अब जब इसका वेलोसिटी 0 होता है, तो पूछ रहा है एवरेज टॉर्क कितना लगेगा, बस तो इतना दिया है, कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए इसको समझिए, सबसे पहले आप निकालेंगे आपका जो है इनिशियल ओमेगा नॉट, क्या इसको बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्योंकि सब कुछ जो है यहाँ एंगुलर फॉर्म में चल रहा है, रोटेशन का सवाल है, रोटेशन लिख दिया तो आप एंगुलर फॉर्म में ही सब कुछ सोचेंगे, यह आपका नैतिक जिम्मेदारी है।
ओमेगा नॉट का फॉर्मूला आपको पता होगा, v/r होता है। वेलोसिटी आपका दिया है 15, रेडियस दिया है 0.45। यहाँ से कुछ तेज तरार बच्चे कर ले जाएंगे और उसको कैलकुलेशन भी कर लेंगे, लेटर ऑन करेंगे, अभी छोड़ दीजिए। रेडियस पर सेकेंड, ठीक, रेडियस पर सेकेंड, सॉरी रेडियन पर सेकेंड, ठीक। ये आपका मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, और ये मीटर, तो आपका कट जाता है, ओमेगा इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड में आता है। अब जैसे आप वहां पे लगाते हैं, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये ट्रांसलेशनल मोशन में वेलोसिटी के इक्विवेलेंट है, वेलोसिटी की तरह ही मान सकते हैं इसको, बस एंगुलर फॉर्म में हो रहा है, ठीक। तो वहाँ एक फॉर्मूला आप लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन। अब इसी को ट्रांसलेशनल फॉर्म, अरे इसी को आप रोटेशनल फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा क्या है यहाँ पे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इसको क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये इनिशियल आपका हो जाएगा वेलोसिटी, बस इक्विवेलेंट। यहाँ ए की जगह अल्फा, ये क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, वहाँ एक्सेलरेशन था, एंगुलर अल्फा इंटू, इस फॉर्मूले को लगा देंगे। अब आपको पता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वो जीरो हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी कैसे निकालेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू v/r। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो जब ये जीरो तो ये भी जीरो होना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। कुछ स्टेप स्किप कर रहा हूँ, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा बार बार करके, क्योंकि जल्दी जल्दी थोड़ा बताना है ना। तो क्या है कि ये जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जीरो, तो एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो। और ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, जो कि मैंने यहाँ निकाला है कितना, 15/0.4, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, अल्फा, ठीक, अल्फा पता नहीं है तो अल्फा को अल्फा ही लिख दीजिए। टाइम आपको पता है कितने देर में हुआ है, ये वेलोसिटी जीरो हो गया है 15 सेकेंड में सर, वही इक्वेशन आप मोशन लिखना था, ठीक। अब इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए, तो आप ये वैल्यू आपका आ गया। अब इधर उधर करेंगे, कटेंगे पिटेंगे तो अल्फा की कुछ वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इधर ले जाइए, फिर उसको इधर उधर कटाइए पिटाइए थोड़ा सा, ये आपके ऊपर का काम है। तो अल्फा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -1/0.45 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट होता है इसका, ये आपका अल्फा आ गया, ठीक। अब ये देखिए, सब कुछ ट्रांसलेशनल मोशन की तरह ही यहाँ पे भी है। तो अब देखिए, जैसे यहाँ बताया कि मैंने क्या था, यहाँ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन भी वही है, सब कुछ वही है। तो क्या हमको जो टॉर्क है, टॉर्क किसके इक्विवेलेंट होता है, आपको बस यही समझना है। अगर टॉर्क ट्रांसलेशनल मोशन में किसके इक्विवेलेंट होता है, टॉर्क जो होता है आपका फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। वैसे टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई, ठीक है, आई उधर का मास होता है, ठीक है, उधर जो मास बोलते हैं, इधर में आके इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। आई तो आपको दिया ये 3, अल्फा आपने निकाल ही लिया 1/0.45, तो इसको करेंगे तो आंसर नहीं निकाल लेंगे क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे। आपका कट पीट के आंसर जो आएगा वो आएगा -6.6, ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है। और आंसर है आपका ये वाला, दूसरा वाला, ठीक। ये आपका टॉर्क हो जाएगा। जो उधर फोर्स का वह काम है, उधर ये टॉर्क का, उधर जो मास है उधर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उधर जो अल्फा है उधर ये, मतलब बस इक्विवेलेंट होता है चीजें उधर रोटेशन का, ठीक है। अभी इतना आसान लग रहा है कि सर इतना आसान है क्या, लेकिन आपके लेवल पे आसान ही जाता है, बहुत डीप आता नहीं है, इसीलिए पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि वो ट्रांसलेशन चीजों को इक्वेट करके होती है, ट्रांसलेशनल चीजों को, ठीक। अब क्या है कि आप सोचेंगे सर माइनस माइनस आ रहा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है लाइफ में। माइनस आने का सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंस है, ये रोटेशन को बताता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, जो आपको मतलब करनी है, या हायर एग्जाम से पूछे जाते हैं, जे एडवांस वगैरह, ठीक है। तो ये था पूरा एक कंसेप्ट, क्या आपको समझ में आया है सवाल, लेवल कैसा था, पढ़ाने का तरीका मेरा कैसा था, ये बताइएगा। पांचवा क्वेश्चन, जो कि अंतिम क्वेश्चन है।
पोटेंशियोमीटर वायर दिया है जिसका लेंथ L है और रेजिस्टेंस उसका R है। सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है एक बैटरी के साथ, E0 बैटरी, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस R1 है बैटरी का। तो फिर उसके बाद एक अननोन ईएमएफ E इज बैलेंस्ड एट लेंथ स्मॉल l ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। तो ईएमएफ कितना होगा इसका, जो इस बैटरी का है, यही आपको निकालना है। पोटेंशियोमीटर के बारे में आप थोड़ा पढ़ेंगे, इसीलिए सवाल छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ ताकि आप कर लेंगे। पोटेंशियोमीटर के बारे में आप थोड़ा सा रीड करेंगे, कहाँ से, एनसीईआरटी से, एचसी वर्मा रखे होंगे तो वहाँ से, नहीं तो कोई भी बुक आप जो रखे होंगे वहाँ से थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत कभी कभार सवाल आया 3-4 साल में, पर इंपॉर्टेंट है, एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो प्रैक्टिकल में 11th-12th के बच्चे प्रैक्टिकल किए होंगे उनको पता होगा। तो देखिए इसमें क्या है, एक बैटरी है मान लीजिए ई, ठीक, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का भी एक अपना रेजिस्टेंस होता है R1 है। इसको एक पोटेंशियोमीटर वायर पे, कुछ नहीं एक तार है, पोटेंशियोमीटर वायर मतलब तार, बस यही बन गया पोटेंशियोमीटर, ठीक है। बैलेंस किया जाता है, मतलब टोटल जो इसका लेंथ है वो L है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, स्मॉल r, ठीक, इतने लेंथ को होता है। तो आप ये समझिए, बस थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि जो यहाँ से यहाँ करंट होगा, मान लीजिए A से B, मान लीजिए, ठीक, तो इतने दूर का जो पोटेंशियल होगा वो यही कवर करेगा, यही कवर करेगा पूरे पोटेंशियल को, मतलब इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल होता है यहाँ से यहाँ के बीच में, आप सोचिएगा थोड़ा सा, इसको करना है खुद आपको, ठीक है। ये पोटेंशियल जो होगा, मतलब ई ही इतने को बैलेंस कर रहा है, मतलब इतने का पोटेंशियल जो होगा ई ही होना चाहिए। तो V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे अगर आप, तो करंट अगर इसमें निकालना चाहेंगे इस वायर में, तो I इज इक्वल टू वी, वी क्या है यहाँ पे E, और बाई आर, आर क्या है सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो R1 और R दोनों जुड़ जाएगा, R1 प्लस R, यह आपका करंट इसमें आ गया, ठीक। अब करंट आ गया। अब देखिए, अब दूसरा खेल इसमें नया ये हो रहा है कि एक अलग से तार यहाँ पैरेलल में जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बैटरी लगाए यहाँ पे। इस बैटरी की वैल्यू है, एक मिनट, ये E0 है, ठीक है भाई साहब, ये E0, तो ये आपका क्या हो गया, E है, ठीक। दूसरी बैटरी लगाए E का, इसको यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये यहाँ पे टच करने में बैलेंस कर ले रहा है, मतलब इतने दूर का वायर का जो पोटेंशियल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा, मान लीजिए, ठीक है। और कितना दूर है, ये L लेंथ का है, मतलब अगर आप इधर देखे ना चाहेंगे, ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, मान लीजिए ये L लेंथ में इतना करंट है, ठीक है, L लेंथ में इतना करंट है, ठीक है, तो आप पोटेंशियल निकालिए, ठीक, पोटेंशियल किसका, अब ये दूसरा इक्वेशन, दूसरा चीज बन गया, ठीक, फिर से समझने की कोशिश करें, समझाता हूँ। देखिए एक बैटरी थी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 था, एक वायर था, उसी को पोटेंशियोमीटर वायर बोलते, L लेंथ का था जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R था, ये इसको बैलेंस कर रहा था, मतलब इतना E0 जो था वो इन सबके पोटेंशियल के बराबर था, इतने के पोटेंशियल के बराबर। तो हमने निकाला यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू ई, वी यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक E0 बाई R1 प्लस R। तो हमको निकालना है कि सिर्फ ये L लेंथ में कितना पोटेंशियल होगा, तो V इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, L लेंथ का रेजिस्टेंस लिख लेंगे, और करंट हमको पता है, करंट क्या है, E इज इक्वल टू R1 प्लस R E0, ये आई हो गया। अब V इज इक्वल टू आई और होता है, आर क्या है लेंथ अपना, ये आर हो गया। तो L लेंथ में, जो कि आपका पोटेंशियोमीटर वायर है, L लेंथ में जिसका रेजिस्टेंस R है, पोटेंशियल इतना घूम रहा है, ठीक। तो आप एक लेंथ में निकालिए, L लेंथ में इतना निकल रहा है, तो एक लेंथ में इधर निकालिए, L लेंथ में E0 बाई R1 प्लस R इंटू आर, एक लेंथ में कितना हो जाएगा, E0 बाई R1 प्लस R इंटू आर बाई एल, एल नीचे चला जाएगा। अब कोई एक नया वो आया, थोड़ा सा मिटाऊंगा तभी इसको,
अब एक कोई नया आया पोटेंशियल मैंने जोड़ा ई का, वो मैंने बैलेंस किया तो एल लेंथ तक बैलेंस हो रहा था, मतलब एल लेंथ तक का उसका पोटेंशियल जो था ई आ रहा था, ठीक है, एल लेंथ तक का, इसीलिए बोला हूँ थोड़ा पोटेंशियोमीटर पढ़ के आएंगे तो समझने में आसानी होगा। एल लेंथ तक का पोटेंशियल जो था ई आ रहा था, तो एक लेंथ का इतना है तो एल लेंथ में कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई आर वन प्लस आर इंटू आर बाई एल इंटू स्मॉल एल, हो गया, ठीक है, यही हो जाएगा। ये इतना एल लेंथ में कितना पोटेंशियल हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और यही किसके बराबर हो जाएगा, ई के, क्योंकि यही इसको बैलेंस कर रहा है, समझ रहे हैं, थोड़ा सा मैं हिंट दिया हूँ। तो आपका आंसर भी साफ साफ दिख रहा है, कौन सा है आपका आंसर, तीसरा है यहाँ पे। ये आपको मैंने हिंट दिया है बेसिक सा, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, बाकी करना आपको है एक बार अच्छे से इसको, ठीक है। पोटेंशियोमीटर एक बार पढ़ लीजिएगा, साथ साथ जितने उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे, अमीटर, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क टाइप करते हैं, होमवर्क आजकल नहीं मिलता है लेकिन आपको दे रहा हूँ, ठीक। कमेंट करके आप अब बताइए, एकदम भरपूर वीडियो देख लिए हैं तो एकदम मस्त कमेंट करिए, मस्त मस्त, कि आपको कैसा लगा। नहीं पसंद आया तो गाली भी दीजिए, ठीक है, वो भी चलेगा, पर कमेंट करना है कि बेकार लगा, अच्छा लगा, क्या लगा, ठीक है। दोस्तों तक शेयर करना है। बाकी आप पर्सनली हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये सब प्लेटफॉर्म है ही सोशल मीडिया के, जुड़िए हमसे वहाँ पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जो भी ये सब दिख रहा है इंस्टाग्राम वगैरह, तो जुड़ जाइए हमसे। और वहाँ पे हम बहुत सारे अपडेट देते रहते हैं धीरे धीरे चीज़ों को, थोड़ा सोशल मीडिया से जोड़ रहे हैं लोगों को, वहाँ से हम आपको बहुत सारे अपडेट रेगुलर तुरंत आता है उस पर डाल देते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो वही लाइक कमेंट बता ही दिया आपको, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, आपके प्यार से 150 के हम लोग बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।